हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th की। तो फ्रेंड्स, इसके पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसमें था कि जो देसी जनता है उसको सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। यह हमारा है 7th चैप्टर, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्या आपको क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं और कम मिलते हैं या नहीं भी मिल पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जल जाए। इस तरह से स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है कि सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या अपने मन में ये जो होता नहीं है कि अंधविश्वास, इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता था, बहुत प्रभाव था भी। सती बालथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र। यहाँ पे देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। बहुत ही घृणा करने वाली प्रथा थी सती प्रथा, कि इंसान को जिंदा जला दिया जाता था। अगर इंसान की जीने की इच्छा है तो उसको यह कर कि वह जो है अपनी पति के लिए सती हो गई। तो इसमें धीरे-धीरे करके अंग्रेजों के द्वारा सुधार लाया गया। कुछ यहाँ के भी जो अच्छे विचारक थे, उनका उनका उनके साथ के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में अधिनियम लाकर। तो अब चलिए देखते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिसे ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से जाति भ्रष्ट हो जाती है। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। इस तरीके की जाति व्यवस्था विद्यमान थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखिए कि ऐसा हुआ क्या था। आइए देखते हैं परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस
मुआहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसलिए एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे हैं। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते हैं। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म हुआ था 1772 में, मृत्यु हुई थी 1833 में, इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। यहाँ पे देखिए, यह राजा राम मोहन राय का चित्र है जो 1833 में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। आखिर इनकी कोशिश जो है कामयाब रही। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के जरिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते। इसके बाद वे दलील देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ऐसे कुछ कोटेशन उठाते थे, कुछ कहानियां उठाते थे अच्छी अच्छी किताबों से, ताकि उनको जो है कि जो जनता है, जो रूढ़िवादी है, जो पुरानी परंपराओं को मानती थी, उनको कन्विंस किया जा सके। यहाँ पे देखिए, एक कुंडों पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भारत पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले से लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाज और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है, खाल से लोग जो है कि लटक जाते थे। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। यहाँ पे देखिए एक शब्द है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे।
सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है, देखिए क्या है। सती समर्थक। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। देख लीजिए किसी जिंदा आदमी को किस तरीके से जलाया जाता था। देखिए यहाँ पर, सती विरोधी। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भला तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों के ग्रहण न कर पाए, तो हम उसे असक्षम मानते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? यह बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी को मौका ही नहीं देंगे कोई काम करने का, कोई चीज साबित करने का, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि उसकी क्षमता नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता है? तो यह बिल्कुल गलत है। हमें सबको मौका देना चाहिए। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया भी किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंटी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। यहाँ पे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर घर में ही पढ़ाया जाता जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक पुस्तक में अपने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा करती थी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अब यहाँ पे देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर। एक चित्र है कि हिंदू
महाविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू विश्वविद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। कोई जो है कि कोई इनमें अलगाव नहीं था। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते-आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित किया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिनसे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इसी बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। इनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज का विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक रिसोर्स प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जब औरत का पति मर जाता है तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। तो कुछ बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी है, हो मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो। तुम और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी विवाह अबो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह से क्या है। उनका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, तो यह अशुभ होता है। किस तरीके से मान्यताएं लोग बना देते हैं, आज भी हमारे समाज में ऐसा
ऐसा देखने को मिलता है कि जो विधवाएँ महिलाएँ होती हैं, उनको किसी शुभ कार्य में लोग नहीं जाने देते हैं या फिर जो है कि बहुत अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हालाँकि यह सब चीज़ें बहुत गलत हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी भी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी है और उतनी ही प्यारी है जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, ऐसे समाज में हमें लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। जहाँ तक कि आप अपने घर में लोगों को समझा सकते हैं, इससे कि ये सब चीज़ें कितनी गलत हैं। तो अब आगे देखते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। यहाँ पे देखिए एक अलग प्रकार की न्यूज़ सामने आएगी। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। कानून के अनुसार 18 से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 और 18 कर दी गई। यहाँ पे देखिए कि एक 18 साल की दुल्हन, 8 साल की दुल्हन, या 20वीं सदी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 से पहले कर दी जाती है। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। जाति और समाज सुधार। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, उनमें से कई जाति गैर बराबरी के विरोधी थे। मनमोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में महिलाएं नालियां बनाई शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा चलाने वालों की जरूरत थी। यहाँ श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए छोटे और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। एक मौका था। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, चित्र संख्या 9। एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी। जॉन एलन नामक इस
कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। उन्हें तरह-तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता है? देखिए यहाँ पे क्या मान्यताएं थी लोगों की। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि ये मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले भी इस युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे, उन्हें काफी लाभ हुआ। जूते बनाते मादिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मादिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूते सीने में माहिर थे। इनको ऐसा बना दिया जाता था, ऐसा काम ही दे दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा में जगह नहीं थी। यहाँ पे देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके, जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। किस तरीके से ये घृणित मान्यताएं हैं, जो कि बहुत खराब है। इसको दूर होना चाहिए। धीरे धीरे अब तो दूर हो गया है, लेकिन अभी भी आप जातिवाद खत्म नहीं कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी खत्म नहीं हो सकता है। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे और चीजों को समझेंगे नहीं, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, मान्यताएं नहीं समझेंगे, तब तक जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जाते रहे। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया था। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने पांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ऐसा वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मातम, ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। उनको वह सब कामों से काम करने से रोका गया जिनके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता था। जिनको कि चमड़े का काम करो, नाली साफ करने का काम करो, तो इनको जो है कि होता नहीं है कि आत्मसम्मान के लिए इनको बताया गया कि जरूरी नहीं है कि आप काम करो, ऐसा रोका गया उनको, जो ये सब काम करते थे। अब आगे देखते हैं गुलामगिरी। यह एक पुस्तक है, गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से
यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। यहाँ पे देखिए, जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूले के अनुसार उच्ची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती उन देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। अब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। पे देखिए ज्योतिराव फूले का चित्र है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ और तुम यहाँ वहां एक रिसोर्स प्राप्त हुआ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। हमारे क्षुद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के कायदे में है, उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि उनके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिराव फूले की एक वाक्य लिखा गया इनके द्वारा। देखिए गुलामगिरी। 1873 में फूले ने गुलामगिरी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूलों ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्थित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूलों ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को इस सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमान पूर्वक हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में भी बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूलों में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यहाँ पे देखिए एक है कि हम भी इंसान है, रिसोर्स है, हम भी इंसान है। 1927 में अंबेडकर ने कहा कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांत है, समानता और जातिवाद की समाप्ति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक मंदिर बना है, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार, टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। क्या क्या मान्यताएं थी आप खुद ही देख लीजिए। अब आगे देखते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन।
गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, आर्य उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दी। पेरियार नाम के एक प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्हें हताशा होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में वे निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि अभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक असमानता के खिलाफ सभी धर्मों ने अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचला जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्नलिखित जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लिखन और आंदोलन से उच्च जाति उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथ में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी है। आज भी जाति व्यवस्था पर संघर्ष जारी है, आज भी ऐसा चल रहा है। यहाँ पे देखिए ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की एक इमेज है। महिलाओं के बारे में पेरियार का क्या विचार था? पेरियार ने लिखा, तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार दिया जा चुका है और वे अब अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। सुधारों के लिए संगठित होना। पहला जो शुरुआत हुई थी ब्रह्मो समाज से हुई थी। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो की गई थी 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति और बलि के विरुद्ध थी। बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को सभी धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों, आदर्शों, खासतौर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारकों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से उनका जो जन्म था 1863 में हुआ था, मृत्यु जो हुई थी 1902 में हुई थी। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं, अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज। अगला देखते हैं प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज। मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिनसे वे गैर सिख समझती थी मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। यहाँ पे देखिए एक खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे सर सैयद अहमद अली खां का चित्र है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले हम चैप्टर में। अगर आपको पसंद आया सेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, हमें क्या चीजें और जोड़नी चाहिए ताकि आपको सुविधा मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखें।